प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको याद ही है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में लास्ट क्लास में हमने उच्चिष्ट और निम्निष्ट का इंट्रोडक्शन आपको बताया था। ठीक है, तो आज हम उस उच्चिष्ट और निम्निष्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके देखेंगे, ताकि जितना भी कुछ वहाँ पर बताया गया उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा बातों का यूज़ हो और यूज़ करके आपको समझाया जाए। तो उससे पहले एक्सरसाइज में जाने से पहले सबसे मैं एग्जाम्पल सॉल्व करना अच्छा समझूंगा। तो मैं एग्जाम्पल्स सॉल्व करूंगा और मेरे सामने जो बुक है फिलहाल, इस बुक में जो पहला एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज से रिलेटेड है वो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 26। ठीक है, तो मैं पढ़ते जाता हूँ, सॉल्व करूंगा, आप भी देखते जाइए। ओके, लिखा हुआ है 26 नंबर एग्जाम्पल, f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वेयर x बिलोंग्स टू r से प्रदत्त फलन f के उच्चतम और निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। हमें एक फलन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वेयर x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि यहाँ जो x आप देख रहे हैं ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से लिया गया नंबर होगा। तो आपको ये बताना है कि इसके उच्चतम और निम्नतम मान अगर कोई है तो ज्ञात करिए। ठीक है, इसमें मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, x के जो मान होंगे वो उच्चतम या निम्नतम, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के बिंदु कहे जाएंगे, और उन बिंदुओं पर fx का जो मान होगा उसे बोलेंगे फलन का उच्चतम मान या फलन का निम्नतम मान। आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि ये जो x की वैल्यूज होंगी ना, इनको बोलेंगे फलन के उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के बिंदु। वो तो कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा, जैसी भी कंडीशन होगी। और जो f ऑफ x होगा या इसी को हम y बोलते हैं, इसे इसकी जो वैल्यू हुआ करेगी उसे हम बोलेंगे फलन का उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ठ मान। तो ये छोटा सा आइडिया मैंने दिया कि अगर आपको क्वेश्चन में उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के बिंदु बताने हैं तो आप उसमें x की वैल्यू बतानी है आपको, और अगर उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान बताना है आपको तो उसके लिए y यानी कि fx की वैल्यू आपको बतानी रहेगी। ठीक है, अब इसमें मुझे बताना है उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट मान यदि कोई हो तो ज्ञात करिए। इसके लिए मैं बड़ा सिंपल सा तरीका यूज करना चाहता हूँ, ग्राफिकल मेथड। आप देखें कैसे, अगर इसको मैं फिर से आपको लिख के दिखाऊं, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, सभी लोग ये तो जानते ही हैं। अब आपको नहीं लगता y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, इसका ग्राफ आप बना सकते हो, जिनके आप ग्राफ बना सकते हो उनके ग्राफ बना के निकाल सकते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, आपको याद आ रहा होगा ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, दैट इज एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay टाइप का पैराबोला है। बस डिफरेंस इतना है कि ये इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई। तो ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर मैं इसका ग्राफ आपको बना के दिखाऊंगा, दिस इज एक्स डैश वाई एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस ऑरिजिन पॉइंट। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay टाइप का है ये पैराबोला, और इसका जो ग्राफ है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर बनेगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर बनेगा, मतलब ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये पैराबोला का हमने ग्राफ बना दिया यहाँ पर इस तरह से। अब आप इस पे देखो, इस ग्राफ को देखो, जब आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ाया गया उस समय आपको ग्राफ बना के भी सारी बातें समझाई गई। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, ग्राफ ऐसा नीचे से ऊपर ऐसा इधर चला जाएगा बहुत दूर तक, ऐसा इधर की तरफ चला जाएगा बहुत दूर तक।
ठीक है। तो आपको क्या लगता है, आपको याद होगा जब ग्राफ हमने बना के दिखाया आपको, ऐसा अगर ग्राफ बना के दिखाया तो ये उच्चिष्ट मान होते थे। देखिए मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं, इस वैल्यू पर x का जो मान होता है उन्हें उच्चिष्ट के बिंदु कहते हैं, x के मानों को। लेकिन इस जगह पर फलन की जो वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यूज को, ये उच्चिष्ट मान बोले जाएंगे फलन के। तो दो चीजें हैं, निम्निष्ट क्या होता है, यहां पर ये निम्निष्ट मान होगा, y की वैल्यू fx की जो वैल्यू यहां पर मिलेगी हमको वो फलन का निम्निष्ट मान होगा। लेकिन x की जिस वैल्यू के लिए ये उच्चिष्ट निम्निष्ट है, x का वो मान फलन के निम्निष्ट का बिंदु कहा जाएगा। ठीक है। तो अगर ग्राफ ऊपर की तरफ ऐसा टर्निंग पॉइंट ले रहा है तो उच्चिष्ट, नीचे की तरफ ऐसा टर्निंग पॉइंट ले रहा है तो निम्निष्ट। इसमें आपको क्या दिखता है, इसमें हमें कहीं पर भी उच्चिष्ट नहीं दिखता, क्योंकि ये ऐसा तो अनंत तक चला जाएगा, बहुत दूर तक चला जाएगा, ये भी ऐसा बहुत दूर तक चला जाएगा। इसमें अगर मुझे कुछ दिखता है तो ये निम्निष्ट दिखता है। और यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है 0,0। सभी को मालूम है मूल बिंदु है ये। अब ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। y मतलब fx की वैल्यू है। तो हम यहाँ पर इस फिगर को देख करके ये कह सकते हैं कि दिए गए फलन का कोई उच्चिष्ट मान नहीं है। क्यों, क्योंकि ये ग्राफ आप जहां तक जाओगे इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ऊपर तक ही। तो उच्चिष्ट मान तो हमें नहीं मिल रहा है, क्यों, क्योंकि हमको टर्निंग पॉइंट ही नहीं मिल रहा है कहीं पर। तो दिए गए फलन का x बिलोंग्स टू r पर कोई उच्चिष्ट मान नहीं है, परंतु दिए गए फलन का x इज इक्वल टू 0 पर उच्चिष्ट मान कितना है, 0। ये उच्चिष्ट नहीं, आई एम सॉरी, निम्निष्ट। निम्निष्ट का बिंदु कौन है, 0। और निम्निष्ट मान क्या है, तो मान के लिए y की वैल्यू बता दो, 0। फिर से मैं बता दूं आपको क्या, कि दिए गए फलन का x बिलोंग्स टू r पर कोई उच्चिष्ट मान नहीं है। चलिए मैं नोट कर लेता हूं पहले इतनी सी बात। दिए गए फलन का x बिलोंग्स टू r पर कोई उच्चिष्ट मान नहीं है, कोई भी उच्चिष्ट मान नहीं है। तो ये तो हो गई उच्चिष्ट की बात। अब निम्निष्ट की बात करिए। तो जो फलन है, फलन का यहां पर फिर वैसे ही दिए गए फलन का x बिलोंग्स टू r पर उच्चिष्ट नहीं, सॉरी उच्चिष्ट तो कोई मान ही नहीं है, निम्निष्ट का बिंदु, निम्निष्ट का बिंदु x बराबर 0 है, तथा फलन का निम्निष्ट मान मतलब y की वैल्यू, fx की वैल्यू। तो जब x बराबर 0 है तो फलन का मान भी कितना है, 0। बस इतना सा आपको सॉल्यूशन करके दे देना है इसमें, कि दिए गए फलन का x बिलोंग्स टू r पर कोई उच्चिष्ट मान नहीं है, क्योंकि आपको ये टर्निंग पॉइंट कहीं मिल ही गई नहीं, ऊपर ही बढ़ता चला जाएगा। ये दिए गए फलन का x बिलोंग्स टू r पर निम्निष्ट का जो बिंदु है वो x बराबर 0 पर है, यहीं पर क्योंकि निम्निष्ट है, तथा फलन का जो निम्निष्ट मान है वो y की वैल्यू यानी कि fx की वैल्यू वो 0 के बराबर है। आप x की जगह 0 यहाँ पर भी लिख के देखो तो भी fx की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से। ओके, तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 26, एग्जाम्पल नंबर 26। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 27।
एग्जाम्पल 27। मैं इसको हटा देता हूं, आप नोट जरूर कर लीजिएगा इसे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 27 पर एक फंक्शन दिया गया है बेटा हमको, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स, वेयर अगेन x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। x यहाँ पर भी सारी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को बिलोंग करता है। अब उन्होंने पूछा इस फलन के उच्चतम और निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। बड़ा इजी है, मैं एक काम करता हूँ, इसका भी ग्राफ बनाता हूँ और ग्राफ से ही आप फिर समझ सकते हैं इसमें क्या होगा। आप ग्राफ बनाने के लिए आप चाहें, अगर आपको ग्राफ नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ग्राफ कैसे बनाएंगे। इसके लिए एक छोटी सी टेबल आपको बनानी है, एक छोटी सी टेबल बनाएंगे जिसमें हम x की वैल्यूज भी लिखेंगे, यहाँ पर हम x की वैल्यूज लिखेंगे, फिर यहाँ पर y यानी कि f ऑफ x की वैल्यूज जो आएंगी उनको लिखेंगे और उनसे बिंदु बनाएंगे, बिंदु से ग्राफ बन जाएगा बड़ी आसानी से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x कॉमा y अर्थात x कॉमा एफ एक्स, और यहाँ पर हम पॉइंट्स लिख देंगे। अब थोड़े से बिंदु लेकर के ग्राफ बनाएंगे, अगर ज़्यादा बिंदु लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। कम से कम 5 पॉइंट्स में ले लेता हूँ, 1 2 3 4 और 5। अदरवाइज ये बनाने का काम नहीं है आपको। इसका ग्राफ अगर आता होता तो ये हम नहीं बनाते, सीधे ग्राफ बना करके आपको समझा देते। यहाँ पर ए बी सी डी और ई, कम से कम मैंने 5 पॉइंट्स बनाए, आप चाहें तो ज़्यादा ले सकते। एक्स की जगह पर कुछ नेगेटिव नंबर ले लो, कुछ पॉजिटिव ले लो। पहले मैं एक्स की जगह -1 ले लेता हूँ। अब आप सोचोगे अगर एक्स की जगह -1 लिखेंगे तो मोड के बाहर हो कि ये क्या आएगा, +1, देन इट इज -1 कॉमा +1। एक्स की जगह -2 ले लेते हैं अपने आप से, तो -2 लिखोगे तो मोड के बाहर आएगा +2। इस तरह से ये पॉइंट बनेगा -2, 2। सी को 0 ले लो, एक्स की जगह पर 0 ले लेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा और 0, 0। 1 ले लो, 1 ले लिया तो y भी एफ एक्स भी 1 हो जाएगा। इस तरह से ये आ गया 1, 1। ऐसे ही 2 ले लो तो ये भी 2 आ जाएगा, 2, 2। ठीक है, बस अब इसका हम ग्राफ बना देते हैं। देखिए ये मैंने बनाया कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस x डैश नेगेटिव x, ये y और ये नेगेटिव y। दिस इज ओरिजिन पॉइंट दैट इज 0, 0। अच्छा, पहला -1, 1। हाँ, इसमें मैं थोड़े से पॉइंट्स क्लियर कर लेता हूँ। 1 2, ऐसे ही -1 -2। यहाँ पर भी 1 2 3, बस सफिशियंट है, इतने से काम बन जाएगा। पहला -1, 1, -1, दोनों की सीध में मिलाओगे, इधर इसकी सीध में इधर इसकी सीध में, तो ये पॉइंट आपको मिलेगा। -2, 2, -2, इधर से इधर लाओगे सीध में, इधर से इसकी सीध में ले जाओगे, यहाँ पर पॉइंट बन जाएगा। ऐसे ही 0, 0, 0, 0 तो ऑलरेडी बना हुआ है, इसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 1, 1, दिस इज द पॉइंट दैट इज 1, 1। 2, 2, दिस इज 2, 2। ओके, नाउ वी हैव टू ज्वाइन देम। अगर मैं इन सब को आपस में ज्वाइन कर देता हूँ तो आप देखिए कि मुझे किस तरीके का एक ग्राफ मिलेगा। ये देखिए ऐसा, और इधर भी अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा इस तरह से तो ये मुझे इस तरीके का एक ग्राफ इस पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ हमने बनाया दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स, ये इसका ग्राफ है। अब जैसे इसको देख के आपने अंदाज़ा लगाया था, ऐसे इसको देख के अंदाज़ा लगाइए। अब आप समझ सकते हो कि ये ग्राफ आगे कहाँ तक जाएगा, तो बहुत दूर तक जा सकता है, क्योंकि एक से रियल नंबर का सेट है। ऐसे इधर भी बहुत दूर तक जा सकता है। तो एक बात तो मैं अब आपको फिर से बता सकता हूँ, आप भी बता सकते हो क्या, कि ऐसा अगर उच्चिष्ट का मान ढूंढने जाओगे तो कहीं नहीं मिलेगा आपको। हाँ, निम्निष्ट का मान जरूर मिलेगा।
अब आप समझ देख के समझ भी रहे होगी, यहीं से टर्निंग पॉइंट ये हो रहा है इसका। तो निम्निष्ठ का जो बिंदु है वो 0 है और निम्निष्ठ मान जो है वो भी 0 के बराबर है और उच्चिष्ट मान कोई है नहीं। तो सेम यही लैंग्वेज यहां भी नोट कर दी जाएगी। क्या कि दिए गए फलन का x बिलोंग्स टू r पर कोई उच्चिष्ट मान नहीं है, फिर दिए गए फलन का x बिलोंग्स टू r पर निम्निष्ठ का बिंदु x इज इक्वल टू 0 है तथा फलन का निम्निष्ठ मान y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 0। बस सेम सब कुछ वही है, केवल ग्राफ का पैटर्न चेंज हो गया, आप देख लो। बाकी आंसर हमारा सेम वही जो एग्जांपल नंबर 26 में हमने दिया था। तो आप चाहें तो नोट कर लीजिए या मैं लिख देता हूं, कहीं आप कंफ्यूज मत होइएगा। दिए गए फलन का x बिलोंग्स टू r पर कोई भी उच्चिष्ट मान नहीं है। ठीक, अच्छा, दिए गए फलन का x बिलोंग्स टू r पर दिए गए फलन का x बिलोंग्स टू r पर निम्निष्ठ का बिंदु, निम्निष्ठ का जो बिंदु है वो x इज इक्वल टू 0, जहां x 0 है वहां निम्निष्ठ आ रहा है इसका, तथा फलन का निम्निष्ठ मान तथा फलन का निम्निष्ठ मान y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 0। आप देखिए जब x 0 है तो फलन का मान भी तो 0 है। इस तरह से ये हमने लगाया एग्जाम्पल नंबर 27 और एग्जाम्पल 26 और एग्जाम्पल 27। आप प्लीज़ इन्हें नोट करें, इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 28 को सॉल्व करते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 28 है बेटा, जिसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी ध्यान से सुनिए। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1 द्वारा प्रदत्त फलन के उच्चतम और निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात करिए। देखिए ये एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1। ओपन इंटरवल 0,1 मीन्स 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, मतलब जो x है उसकी वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी। 0 नहीं ले सकते आप, 1 भी नहीं ले सकते x की जगह पर। और ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फलन है, और इस दरमियान आपको उन्होंने ये बोला बताने के लिए कि अगर फलन का कोई उच्चतम या निम्नतम मान है तो उसे ज्ञात करिए। ठीक है, मैं इसका भी ग्राफ आपको बना के दिखाता हूँ। आपको मैं हमेशा बोलता हूँ ना, फिगर से स्पीक बेटर देन द वर्ड्स। जो फिगर होते हैं वो आपको शब्दों से कहीं अच्छा समझाते हैं, तो अगर आप फिगर से समझोगे इसको तो ये और भी मज़ेदार होगा और भी अच्छा लगेगा। आप देखिए, मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। बेटा आप ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू एक्स, आपको नहीं लगता कि ये y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का दिखता है आपको? y इज इक्वल टू एक्स यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स। क्लियर? तो ये एक रेखा का समीकरण है, और ऐसी रेखा जो मूल बिंदु से होकर जाती है, ओरिजिन पॉइंट से होकर गुजरती है। तो मैं ऐसी एक रेखा बना लेता हूं। देखिए ऐसे, ये x एक्सिस, ये y x डैश और ये y डैश, ये ओरिजिन पॉइंट है 0,0। अब ये जो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स ओरिजिन पॉइंट से पास होगी, और क्योंकि इसमें आप चेक करो, तुलना करोगे तो m की जगह पर क्या मिलेगा? 1। अगर m 1 है तो m बराबर आप क्या लगाएंगे? m इज इक्वल टू tan थीटा। m की जगह पर 1 हो गया तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 45 डिग्री।
भाई tan थीटा का मान 1 कब होता है? जब थीटा 45 डिग्री होता है, तभी तो थीटा 45 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है मूल बिंदु से जाएगी, दूसरा धन x अक्ष की साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे 45 डिग्री का कोण बनाएगी। फिलहाल उससे ज़्यादा कोई खास मीनिंग नहीं है हमारा, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये लाइन ऐसे रहेगी। तो ये लाइन हमने कौन सी बना दी? ये बना दी fx इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हमने बना दिया। देखिए, लेकिन क्या ये एग्जैक्टली हमारे इस क्वेश्चन का ग्राफ है? हमको चेक करना पड़ेगा। उन्होंने इसके साथ एक बाउंडेशन दिया कि जो x होना चाहिए वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए। 0 से बड़ा x आप x एक्सिस पर लेते हैं, इधर भी, तो इधर आप जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि x से छोटे मान आने लगेंगे नेगेटिव। x से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो इधर की तरफ, और 1 से छोटा। अगर यहाँ पर कहीं पर 1 ले रहे हैं हम 1,0, तो यहाँ से देखो x 0 से बड़ा 1 से छोटा, 0 से बड़ा मतलब 0 के राइट साइड पर और 1 से छोटा 1 के लेफ्ट साइड पर। और इसको ऐसे बनाना पड़ेगा क्योंकि ओपन इंटरवल है ना, ये चीज़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप 1 नहीं ले सकते, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आप 0 नहीं ले सकते, तो ग्राफ को यहाँ पर भी हमें ऐसा बनाना पड़ेगा। इसके इधर ये बना नहीं सकते, 0 के लेफ्ट पे नहीं जा सकते हम, और इसके राइट पे नहीं जा सकते। बस ये आपका ग्राफ बन गया। ये बन गया fx इज इक्वल टू एक्स वेयर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1। ये उस चीज़ का ग्राफ, ठीक है। अच्छा, अब आप समझ भी गए कि 0 के बराबर भी नहीं ले सकते, इसके लिए सर्कल बनाया और बॉर्डर से स्टार्ट किया है हमने। x 1 भी नहीं ले सकते, तो 1 पे हमने सर्कल बनाया, उसके बॉर्डर से इधर लाए हैं, ठीक है ना। तो ये ग्राफ हमने बनाया fx इज इक्वल टू एक्स का। अब इसको आप देखिए और प्लीज मुझे बताइए कि कहाँ पर ये उच्चतम बिंदु मान है इसका और कहाँ पर इसका मान निम्नतम है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और ऐसा स्ट्रेट लाइन बस जाता जा रहा है। क्या कहीं पर भी आपको टर्निंग पॉइंट मिल रहा है? आंसर इज नो। हमें तो इस पर कोई टर्निंग पॉइंट मिल ही नहीं रहा। तो अगर कोई टर्निंग पॉइंट नहीं मिल रहा है तो दिए गए फलन का न तो कोई उच्चतम मान होगा और ना ही कोई निम्नतम मान होगा। याद रख लीजिए इस चीज को। भाई उच्चतम और निम्नतम मान कैसे डिसाइड होता है? ऐसा चलते चलते अगर चलता ही जाए तो ग्राफ का ना तो कोई उच्चतम मान है ना कोई निम्नतम। ऐसा कम से कम टर्न तो करे, ऊपर की तरफ टर्न करे, नीचे की तरफ टर्न करे, तभी टर्निंग पॉइंट मिलेंगे, और टर्निंग पॉइंट मिलेंगे तो ही तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट को आप डिसाइड कर सकते हैं। या तो ऐसा कुछ है नहीं, तो हम बोल सकते हैं तो दिए गए फलन का x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1 पर ना तो कोई उच्चतम मान है और ना ही कोई निम्नतम मान है। हम इसके बारे में ये नोट कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ग्राफ से स्पष्ट है कि दिए गए फलन f ऑफ x इज इक्वल टू x का x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0,1 पर ना तो कोई उच्चतम मान है और न तो कोई निम्नतम मान है। तो ये एक बहुत अच्छा है। आप देखें कहीं पर भी ग्राफ में टर्निंग पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, इसलिए जो भी फंक्शन हमको दिया गया है, जो इंटरवल हमको दिया गया है, उस फलन का उस इंटरवल पर कोई उच्चतम और निम्नतम मान नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 29। ये मिल गया मुझे एग्जाम्पल नंबर 29।
एग्जाम्पल 29। इसमें भी एक फलन है बेटा हमारे पास, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, आप भी ध्यान से सुनिए। लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन के लिए स्थायी उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के सभी बिंदुओं को ज्ञात करिए। ठीक है, स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के सभी बिंदु आपको ज्ञात करने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए आप एक काम करिए ना, जब इस तरीके का आ गया, अब देखो ऐसा सिंपल सा फंक्शन आता था, हम उसका तुरंत से ग्राफ बना लेते थे, लेकिन अब ऐसा फंक्शन आ गया ना, तो ऐसे फंक्शन का ग्राफ बनाने में हमको बहुत डिफिकल्टी होगी, बहुत टाइम भी लगेगा। डायरेक्टली तो हमको भी नहीं मालूम कि इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है। ठीक है, तो हम इसका ग्राफ अब नहीं बनाएंगे। इसके लिए हमारे पास और मेथड्स हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है, वो टेस्ट करेंगे और उससे हम पता लगाएंगे इसके उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के जो बिंदु होंगे वो पता लगाएंगे और उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट मान भी पता लगाएंगे। ठीक है, तो उसका यूज करेंगे। समझ आ रहा है ना आपको? जब आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया गया उसमें यही तो बताया गया, ग्राफ से एक तो समझाया गया, दूसरा आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी बताया गया था। तो अगर हम ग्राफ नहीं बना पा रहे हैं आसानी से, तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, और उनमें भी सबसे इजी आपको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पड़ेगा, तो उसको सॉल्व करते हैं। अगर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से काम नहीं बनेगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लेंगे आकर के वापस सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए। उसके लिए क्या करना पड़ता है थोड़ा सा याद करिए। मैंने आपको बताया था, सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, फिर एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखिए, उसके बाद आप उससे क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे आपको, फिर डबल डेरिवेटिव निकालिए, उन क्रिटिकल पॉइंट्स को डबल डेरिवेटिव में लिखिए। अगर किसी क्रिटिकल पॉइंट के लिए जो हमारा डबल डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आ जाता है, तो x की उस वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन जो है अगर नेगेटिव आता है तो उच्चतम है, अगर पॉजिटिव आता है तो निम्नतम है। ओके, यही करना चाहते हैं हम। देखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह आपको मिल जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, अच्छा सेकेंड स्टेप क्या थी? अब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 लेने पर एफ डैश एक्स की जगह पर ये लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 3 से 3 कैंसिल कर दिया 1 टाइम्स में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, अब x की वैल्यू +1 भी आ गई, -1 भी आ गई। ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स हमको मिल गए। अब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। अब एफ डबल डैश एक्स, देखो एफ डैश एक्स ये आया, एफ डबल डैश एक्स निकालने के लिए एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा आपको, एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा आपको। तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करिए, कितना मिलेगा आपको 6x माइनस 3 नहीं, ठीक 6x केवल आ जाएगा। 3 का 3 और x स्क्वायर का 2x होगा ना, तो 6x और 3 कांस्टेंट टर्म है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0। अब हम हमारे पास जो x के दो मान आए हैं उन पर अलग अलग लिखेंगे। अब x इज इक्वल टू +1 पर, x इज इक्वल टू +1 पर f डबल डैश x, x की जगह +1 लिखेंगे और f डबल डैश x की वैल्यू निकालेंगे। f डबल डैश x की वैल्यू 6x है और इसमें x की जगह +1 लेना है आपको, तो 6 इंटू +1 मतलब +6। कहने का मतलब वैल्यू कितनी आ रही है आई डोंट केयर, मुझे मतलब नहीं है वैल्यू का निशान कैसा है,
पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये हमको बताएगा कि उस बिंदु पर उच्चतम मान है कि निम्नतम मान है। ठीक है, तो इसको देख के क्या पता चला, एफ डैश एक्स 0 ले लिया हमने और एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आ गया। स्पष्ट है कि फलन पर निम्निष्ठ का बिंदु कौन है, x इज इक्वल टू +1। और अगर आपको निम्निष्ठ मान चाहिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होने पर निम्निष्ठ का बिंदु मिलता है ना हमको, और अगर आपको निम्निष्ठ मान चाहिए तो x की जगह पर +1 ये fx पे रखिए आप। चलिए मैं दोनों चीजें करके दिखा देता हूं। अतः फलन f ऑफ x पर निम्निष्ठ का बिंदु x इज इक्वल टू +1 है। ठीक, इसलिए फलन का निम्निष्ठ मान, देखिए फलन fx पर निम्निष्ठ का बिंदु तो x बराबर +1 है। अब फलन का निम्निष्ठ मान कितना होगा, उसके लिए जैसे कि मैंने बोला क्या करना है, आपको फलन का मान चाहिए तो x की जगह +1 कहाँ लिखो, फलन में जाकर के लिखो, इस पे लिखो f ऑफ +1 इज इक्वल टू, यहां पर +1 लिखोगे तो ये +1 का क्यूब -3 इंटू +1 +3, ये आप सॉल्व करोगे तो 1 -3 +3, इससे ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया। इसका मतलब फलन fx पर निम्निष्ठ का बिंदु x इज इक्वल टू +1 है और फलन का जो निम्निष्ठ मान है वो +1 है, वो भी। अब हम x इज इक्वल टू -1 पर f डबल डैश एक्स निकालेंगे। अब x इज इक्वल टू -1 पर f डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू -1 पर f डबल डैश एक्स, f डबल डैश एक्स की वैल्यू निकालने के लिए x की जगह -1 लिखना रहेगा आपको, तो ये वैल्यू आ जाएगी -6। अब देखो -1 लिखोगे -6 आ जाएगी। तो वैल्यू कितनी आई, मैंने पहले भी बोला मुझे मतलब नहीं है वैल्यू का साइन कैसा है, इससे मुझे मतलब है, नेगेटिव वैल्यू आ गई। लिखेंगे अतः फलन fx पर उच्चिष्ठ का बिंदु, फलन fx पर उच्चिष्ठ का बिंदु x इज इक्वल टू -1 है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का नेगेटिव आना इस बिंदु का इस बात का संकेत है कि x इज इक्वल टू -1 उच्चिष्ठ का बिंदु है। ठीक है, इसलिए अब अगर हमको उच्चिष्ठ का बिंदु मिल गया तो हम फलन का उच्चिष्ठ मान बता सकते हैं। इसलिए फलन का उच्चिष्ठ मान, फलन का उच्चिष्ठ मान कैसे निकलेगा, x फलन में x की जगह -1 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर -1 लिखेंगे तो -1 का क्यूब -3, x की जगह -1 +3, -1 का क्यूब करेंगे -1, दिस इज +3 +3, 3 3 6 में से 1 चला गया 5। इस तरह से जो भी फंक्शन हमको 29 नंबर पे दिया है क्वेश्चन, उस पर निम्निष्ठ का बिंदु +1 है और निम्निष्ठ मान +1, फलन पर उच्चिष्ठ का बिंदु -1 पर फलन सब उच्चिष्ट है और फलन का उच्चिष्ट मान कितना है 5। ये इस तरीके से हमको पता चल गया। ठीक है, तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया बेटा, क्वेश्चन नंबर 29 एग्जाम्पल। इसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 30 पे, तो आप प्लीज़ इसे नोट कर लें। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट किया हमने यहाँ पर, तो आप इसे नोट करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं एग्जाम्पल पे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा एग्जाम्पल नंबर 30। इसमें लिखा है fx इज इक्वल टू 2x क्यूब -6x स्क्वेयर +6x +5 द्वारा प्रदत्त फलन f के स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम बिंदु ज्ञात करिए। ये फंक्शन है 2x क्यूब -6x स्क्वेयर +6x +5, इसके स्थानीय उच्चतम
और स्थानीय निम्नतम मान बिंदु ज्ञात करने हैं। ठीक है, हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का ही यूज करते हैं। अगर वो नहीं लगेगा तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पर बाद में आएंगे, क्योंकि ग्राफ तो इसका बनाना काफी डिफिकल्ट होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये आपको मिल जाएगा f डैश x इज इक्वल टू 6x स्क्वेयर, 6x स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 6। ये f डैश x आ गया। चाहे तो आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। इसके बाद क्या करना होता है, f डैश x को 0 के इक्वल रखना होता है। अब क्रांतिक बिंदुओं के लिए, मतलब हमें क्रांतिक बिंदु मिल जाएं उसके लिए, क्रांतिक बिंदुओं के लिए f डैश x should be equal to 0. Okay, f dash x is 6x square minus 12x plus 6 is equal to 0. आप एक काम करो, पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर दो आप, तो x स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करेंगे, देन इट विल बी x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, इस तरह से x माइनस 1, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया, x 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 आ गया, x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो अब हमको क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन पता लगाते हैं। अब f डबल डैश x इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ f डैश x करना रहेगा। तो f डबल डैश x इज इक्वल टू f डैश x का x के सापेक्ष अवकलन करिए, इसका करिए तो कितना मिलेगा, 12x माइनस 12। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है कि x की जगह पर जो क्रिटिकल पॉइंट आपको मिला है उस क्रिटिकल पॉइंट को रखिए। अगर f डबल डैश x पॉजिटिव आ जाए तो x की उस वैल्यू के लिए फंक्शन निम्नलिखित, अगर नेगेटिव आ जाए तो x की इस वैल्यू के लिए फंक्शन उच्चिष्ट। तो यहां पर लिखेंगे अब x इज इक्वल टू 1 पर f डबल डैश x इज इक्वल टू, x की जगह 1 लिख दूं तो यह आ जाएगा 12 इंटू 1 माइनस 12, दिस इज 12 माइनस 12 एंड 0। अब आप थोड़ा ध्यान से देखें, आपने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट सबने पढ़ा हुआ है। अगर आपको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट याद होगा तो उसमें 3 कंडीशंस आपको बताई गई थी। उनमें से एक कंडीशन ये भी थी कि अगर f डैश x भी 0 लिया जाए और f डबल डैश x भी 0 आ जाए तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, असफल हो जाता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, इसलिए द्वितीय अवकलज परीक्षण असफल रहा। द्वितीय अवकलज परीक्षण कैसा रहा, असफल, मतलब हमें इससे कुछ जानकारी हासिल नहीं हो पाई। अब हम क्या करना चाहिए, तो फिर अब हमें आ जाना चाहिए वापस से अपने प्रथम अवकलज परीक्षण पर। प्रथम अवकलज परीक्षण कैसे करते हैं, थोड़ा सा याद करें बच्चे। इसमें करते ये थे कि क्रिटिकल पॉइंट जो निकलता था हमारा, उसके लेफ्ट साइड और उसके राइट साइड पर हम f डैश x की वैल्यू निकाल कर देखते थे। अगर लेफ्ट साइड पर f डैश x पॉजिटिव, राइट साइड पर f डैश x नेगेटिव है तो उस पॉइंट पर फलन का उच्चिष्ट मान होता था। अगर लेफ्ट साइड पर क्रिटिकल पॉइंट की लेफ्ट साइड पर f डैश x नेगेटिव और राइट साइड पर f डैश x पॉजिटिव, तो वो बिंदु फलन का निम्नलिखित का बिंदु होता था। तो इसको छोड़ दीजिए, अब आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ले लीजिए। प्रथम अवकलज परीक्षण करेंगे। प्रथम अवकलज
परीक्षण से। देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां तक तो वही रहेगा क्रिटिकल पॉइंट। अब इसके लेफ्ट साइड पर हम थोड़ा सा पता लगाते हैं। तो देखिए when x is लेस देन 1, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड पर पता लगाएंगे। अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो मान लिया, 1 से छोटा कुछ भी मान लो आप, 1 से छोटा आप जो आपको इजी पड़े वो आप ले लीजिए, कुछ भी ले लो, क्योंकि उस पर f डैश x की वैल्यू आपको सॉल्व करके निकालनी रहेगी। तो इस पर मैं ले लेता हूं x इज इक्वल टू 0.8 ले लो आप, ठीक। तब f डैश x इज इक्वल टू f डैश x की वैल्यू यहां से निकालनी पड़ेगी हमको। ये 6 लिखेंगे, x का स्क्वायर 0.8 का स्क्वायर कर देंगे तो 0.64 माइनस, अब 0.8 से 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9.6 प्लस 6, 6 चौके 24, हंसे लगे 2, 6 रंग 36 और 2 38, 2 नंबर पे दशमलव, माइनस 9.6 प्लस 6। अब ये 6 और 3 कितना हो गया, 9.84 माइनस 9.60, 9.84 में 9.60 माइनस करेंगे। आई डोंट केयर कि वैल्यू क्या आ रही है, मुझे सिर्फ उसके निशान से मतलब है, ठीक है। तो f डैश x की वैल्यू कैसी आ गई, पॉजिटिव। फिर अब हम लेते हैं व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, जब x 1 से बड़ा है, अर्थात 1 के राइट साइड पर 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू आप नोट कर लो। मान लेते हैं, माना x इज इक्वल टू 1.2, तब f डैश x की जगह पर क्या वैल्यू आएगी, x की जगह 1.2, 6 लिखा, 1.2 का स्क्वायर करेंगे 1.44 माइनस 12 इंटू एक्स की जगह पर 1.2 प्लस 6, f डैश x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करवा लो, 6 चौके 24, हाथ से लगे 2, 6 चौके 24 और 2 26, हाथ से लगे 2, 6 कम 6 और 2 8, माइनस ये आ जाएगा 14.4, 144 आएगा एक नंबर पे दशमलव, प्लस 6। अब आप देखिए कितना हो जाएगा, ये और ये जुड़ेंगे, 14.64 माइनस 14.40, 14.64 में 14.40 आप माइनस करेंगे तो आएगा 0.24 एंड दैट इज पॉजिटिव। ओहो, ये भी पॉजिटिव आ गया। अब आप मुझे बताएं क्या होना चाहिए इसका, x इज इक्वल टू जो 1 आया है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो असफल रहा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ने आपको क्या इंडिकेशन दिया, क्या बताया उसने आपको, हमने अभी अभी आपको बताया कि अगर क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में f डैश x पॉजिटिव, राइट में f डैश x नेगेटिव हो तो x इज इक्वल टू उस वैल्यू के लिए उच्चिष्ट का बिंदु होगा, ठीक। और अगर f डैश x लेफ्ट पर f डैश x नेगेटिव, राइट पर f डैश x पॉजिटिव हो जाए तो वो निम्निष्ठ का बिंदु होगा। लेकिन यहाँ तो लेफ्ट वन क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में भी f डैश x पॉजिटिव है और क्रिटिकल पॉइंट के राइट में भी f डैश x पॉजिटिव है। याद करिए ये कौन सा बिंदु है, ये ना तो x इज इक्वल टू 1 पर ये उच्चतम का बिंदु है, उच्चिष्ट का बिंदु है, और ना ही तो ये निम्निष्ठ का बिंदु है, बल्कि ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जिसे सैडल पॉइंट बोला गया था और हिंदी में इसे कहा जाता है नति परिवर्तन बिंदु। याद करिए हमने आपको 2 ग्राफ आपको बना के दिखाए थे, एक ऐसा ग्राफ बना के दिखाया था, फिर एक ऐसा ग्राफ बना के दिखाया था, उसमें यहाँ पॉइंट लिए गए थे, ऐसे बनाए गए थे, यहाँ पॉइंट लिया था, ऐसा बनाया था हमने, याद आ रहा है सभी बच्चों को। तो इसके दोनों तरफ f डैश x की वैल्यू सेम होती थी,
आज यहाँ पर भी हमको वही मिला है, x इज इक्वल टू 1 के दोनों साइड में f डैश x की वैल्यू कैसी है, उसका निशान सेम है। इसलिए ये जो x इज इक्वल टू 1 है ना, ये ना तो उच्चतम का बिंदु है और ना तो निम्नतम का बिंदु है, बल्कि ये एक सैडल पॉइंट है, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये एक नति परिवर्तन बिंदु है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः, यहाँ पर नोट कर देते हैं, अतः अतः दिए गए फलन का ना तो कोई उच्चिष्ट का बिंदु है तथा ना तो कोई निम्निष्ठ का बिंदु है। ठीक, अब उसके बाद फलन पर x इज इक्वल टू 1 एक नति परिवर्तन बिंदु है, नति परिवर्तन बिंदु, जिसे आप अंग्रेजी में सैडल पॉइंट भी कहते थे, या और उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये आपको समझना है। आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये सब इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया है कि अगर x की किसी मान के लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर f डैश x की वैल्यू का साइन सेम है, तो वो x का जो बिंदु है वो ना तो उच्चिष्ट और ना निम्निष्ठ का बिंदु है, बल्कि वो एक नति परिवर्तन बिंदु है, सैडल पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, तो ये हमने कौन सा एग्जाम्पल किया बेटा, एग्जाम्पल नंबर 30। आप प्लीज़ इससे नोट कर लें, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 31 सॉल्व करते हैं। ओके, नोट कर लीजिए आप इसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा है एग्जाम्पल नंबर 31। लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स द्वारा प्रदत्त फलन f का स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करिए। ठीक है, इसका मैं एक काम करता हूँ, इसका भी ना मैं ग्राफ बना के सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, चलिए इसका ग्राफ बना लेते हैं ज़रा, आप ध्यान से देखिए कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। आप बना लीजिए, टेबल वही बना लो। ऐसे x का मान लिखेंगे, फिर fx का मान लिखेंगे, इसमें हम x की वैल्यू लिखेंगे, इस पे हम fx की वैल्यू लिखेंगे, जिसे y से भी डिनोट करते हैं आप, और यहाँ पर हम उनके पॉइंट्स बना लेंगे। ग्राफ बनाकर इसे कैलकुलेट करना काफ़ी इजी होगा। ओके, ये मैंने मान लिया A B C D E। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स लेने हैं और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स लेने हैं। ओके, तो सॉल्व कर लेते हैं। कुछ मैं नेगेटिव ले लेता हूँ सबसे पहले। एक यहाँ पर मैं लिखूँगा x कॉमा f ऑफ x, ऐसे, या x कॉमा y आप लिख सकते। मैं यहाँ पर लेता हूँ सबसे पहले x की जगह पर -2 ले लेता हूँ। अगर x की जगह -2 ले लेंगे, -2, तो -2 बाहर आएगा तो +2, और +2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। तो इस तरीके से पहला पॉइंट बनेगा -2,5। फिर मैं -1 ले लेता हूँ, -1 से मॉड लिखाओगे तो +1 हो जाएगा और ये 4 बन जाएगा। इस तरह से -1,4। x की जगह 0 ले लेते हैं, तो जब 0 ले लेंगे तो fx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 0,3। फिर x की जगह +1 ले लिया जाए,
+1 लेंगे तो भी ये 4 आ जाएगा। इस तरीके से 1,4। 2 अगर ले लेंगे हम तो ये 2 और 3 5 हो जाएगा, 2,5 ऐसे। बस इसी के बेसिस पर आप इसका बड़ी आसानी से ग्राफ बना सकते हो। देखिए ये मैंने यहाँ x एक्सिस ले ली, x डैश, y और ये y डैश, ये 0,0, x पर मिनिमम -2 और मैक्सिमम +2, तो +1 +2 -1 -2। y पे मैक्सिमम 5 है, ठीक है, और वो भी पॉजिटिव 1 2 3 4 5। ओके, अब पहला -2,5, -2,5 इधर इसकी और इधर इसकी दोनों की सीध में ये एक निशान लगा लिया हमने। फिर -1,4, -1 इधर से इसकी सीध में और इधर से इसकी सीध में ये साइन निशान लगा लिया हमने। 0,3, तो 0,3 तो बेटा y एक्सिस पर ही आ जाएगा, ये वाला बिंदु। ये कौन सा बिंदु है? A, फिर ये B और ये C। 1,4, 1,4 यहाँ पर आ जाएगा दोनों की सीध में, और ये आ गया D। E 2,5, 2,5 यहाँ इधर इसकी सीध में और इधर इसकी सीध में, ये बिंदु आ गया A। और इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने से आपको इसका ग्राफ मिल जाएगा। ये हमने बना दिया, इधर भी ऐसा ही बना देते हैं। ऐसे, ठीक है। अब जरा गौर से देखिए बेटा, अभी इसके पहले आपने जो एग्जांपल नंबर 27 किया था उसमें भी लगभग ग्राफ ऐसा ही आपका बना हुआ था, ठीक है। अब इसको देखकर आप बता सकते हो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा। ये है -2,5, ये है -1,4, ये है 0,3, ये है 1,4 और ये है 2,5। अब इसको देखकर बता सकते हो कि दिए गए फलन का x बिलोंग्स टू R में कोई उच्चतम मान नहीं है। अब आप समझते भी हो इसलिए मैं सीधे लिख देता हूं। अतः ग्राफ से स्पष्ट है कि दिए गए फलन, ग्राफ से स्पष्ट है कि दिए गए फलन का x बिलोंग्स टू R पर कोई उच्चतम मान नहीं है। अब अगर उच्चतम मान ही नहीं है तो उच्चतम का बिंदु नहीं है, इसलिए उच्चतम मान नहीं है, ठीक है। अब निम्निष्ठ का बिंदु तो है, निम्निष्ठ का बिंदु सबसे निचला बिंदु आपको दिख रहा है 0 पर, और वैल्यू कितनी है 3, तो लिख देंगे अतः दिए गए फलन का x बिलोंग्स टू R पर निम्निष्ठ का बिंदु x इज इक्वल टू 0 है। तो ये निम्निष्ठ का बिंदु आ गया, तथा फलन का निम्निष्ठ मान, फलन का निम्निष्ठ मान, उसके लिए हमें x की जगह 0 लिखना पड़ेगा f पे, वो कितना है 3। ये तो निम्निष्ठ का बिंदु x इज इक्वल टू 0 है और फलन का निम्निष्ठ मान 3 है। इस तरह से हमने ये कौन सा क्वेश्चन बना लिया, क्वेश्चन नंबर 31। ओके, अभी और आगे चलते हैं, आप इसे जल्दी से नोट करें, फिर एग्जाम्पल नंबर 32 करते हैं, ठीक है। प्लीज़ जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 32 नंबर। f(x) इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12 द्वारा प्रदत्त फलन f के स्थानीय उच्चतम
और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसके लिए, क्योंकि ये तो इतना बड़ा फंक्शन है कि इसका ग्राफ बनाना तो थोड़ा सा बड़ा डिफिकल्ट रहेगा, अभी हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ले लेते हैं इसके लिए। अगर वो फेल हो जाएगा फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कर लेंगे। चलिए देखिए, उसके लिए x के सापेक्ष अवकलन करना है हम। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये f डैश x आपको मिलेगा, दैट इज 12x क्यूब, 3 का 3, x टू द पावर 4 का 4x क्यूब आएगा तो 12x क्यूब हो जाएगा, प्लस 12x स्क्वेयर माइनस 24x और 12 का 0 हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसे इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। क्रांतिक बिंदुओं के लिए for critical points f dash x should be equal to 0. f dash x is this 12x cube plus 12x square minus 24x is equal to 0. हम 12x कॉमन कर लेते हैं, 12x कॉमन कर लेंगे तो x स्क्वेयर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 12 को उधर भेज दो तो ये x इसका फैक्टर कर लो, 2 1 हम 2 और 2 में से घटाओगे तो 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का फैक्टर करके देखो, यही वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यूज़ निकालेंगे तो एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, फिर इसको एक बार 0 के इक्वल करेंगे, फिर इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x की 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। एक 0 मिलेगा इससे, जब इसको 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू -2 मिलेगी, जब इसको 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू +1 आपको मिल जाएगी। तो 3 वैल्यूज़ मिलेंगी, 0 +1 -2। ओके, अच्छा तो ये क्या आ गए, ये तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब हमको डबल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट चाहिए। अब f डबल डैश x इज इक्वल टू d dx of f dash x. This is f dash x and we have to differentiate this expression with respect to x. Differentiate करिए, इसका क्या होगा 36x स्क्वेयर प्लस 24x माइनस 24। ओके, अब बारी बारी से एक एक क्रिटिकल पॉइंट पर f डबल डैश x निकालते जाएंगे। तो लिखेंगे आप x इज इक्वल टू 0 पर, एक 0 है ना, x इज इक्वल टू 0 पर f डबल डैश x। ध्यान से देखो, f डबल डैश x ये है और हमको x इज इक्वल टू 0 पर f डबल डैश x चाहिए। तो x की जगह पर क्या लिखना है, उस पर 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। वैल्यू कितनी आएगी -24। और मैं फिर बता दूं, आई डोंट केयर कि वैल्यू कितनी आ रही है, मुझे कोई मतलब नहीं है वैल्यू कैसी आ रही है, मुझे इससे मतलब है उसका साइन कैसा है। The sign of f double dash x is negative, then we can say that at x is equal to 0 or x is equal to 0 is the point of maxima. f double dash x नेगेटिव आया है ना, तो x is equal to 0 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। इसलिए दिए गए फलन के उच्चिष्ट का बिंदु उच्चिष्ट का बिंदु है x इज इक्वल टू 0। इसलिए फलन का उच्चिष्ट मान, फलन का उच्चिष्ट मान कैसे निकालेंगे, आपको उच्चिष्ट का बिंदु पता लग गया, तो यही x की जो वैल्यू है इसे आप फलन पे लिख दीजिए जा करके। तो जहां जहां x है सब जगह 0 लिखोगे तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी 12। तो x इज इक्वल टू 0 फलन के उच्चिष्ट का बिंदु है और फलन का उच्चिष्ट मान उस जगह पर 12 है।
अब हम -2 के साथ यही करके देखेंगे। अब x इज इक्वल टू -2 पर f डबल डैश x इज इक्वल टू, x की जगह -2 लिखिए और f डबल डैश x का साइन पता लगाइए कैसा होगा। x की जगह -2 लिखेंगे, 2 दूना 4, प्लस का 4, प्लस 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 छन 24, हंसे लगे 2, 4 तियाँ 12 और 2 14। यहाँ -2 लिखेंगे तो 24 दूना 48, -48 और ये -24। आपको क्या लगता है ये वैल्यू कैसी आएगी? तो आंसर है कि ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। मैंने पहले भी बोला कि कितनी आएगी मुझसे कोई मतलब नहीं है, वैल्यू का निशान कैसा आएगा मुझे इससे मतलब है। तो 48 और 24 आप जोड़ेंगे, 8 4 12, 4 2 6 1 7, ये 72 आ पाएगा, और 124 से 72 घटा देंगे, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। लिख देंगे इसलिए दिए गए फलन के, अब क्योंकि ये डबल डैश एक्स पॉजिटिव आया है इसलिए x बराबर 2 पर फलन निम्निष्ठ है। दिए गए फलन के निम्निष्ठ का बिंदु, निम्निष्ठ का बिंदु x बराबर कितना है? -2। और अगर निम्निष्ठ का बिंदु है तो x बराबर -2 पर फलन का निम्निष्ठ मान क्या होगा? इसलिए फलन का निम्निष्ठ मान x बराबर -2 पर f ऑफ -2, फंक्शन में x की जगह -2 लिखिए, यहाँ पर -2 की घात 4 करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, प्लस 16 तियाँ 48, -2 का क्यूब करेंगे -8, -8 चौके 32, -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 गुणे 12 -48 और +12, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। +48 से -48 कैंसिल, -32 और +12 -20। इससे क्या पता चला कि x इज इक्वल टू -2 फलन के निम्निष्ठ का बिंदु है, और उस बिंदु पर फलन का जो निम्निष्ठ मान है वो -20 आएगा। अभी एक और बचा, x इज इक्वल टू 1, फिर से अब x इज इक्वल टू 1 पर f डबल डैश x इज इक्वल टू, x की जगह 1 लिख दो तो ये 36 + 24 -24, क्योंकि 1 लिखोगे तो x को तो 1 हो जाएगा, +24 -24 कैंसिल, इसकी वैल्यू आएगी 36। वैल्यू कितनी आई मुझे फिर से उससे मतलब नहीं है, वैल्यू का साइन कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव f डबल डैश x का पॉजिटिव होना इस बात का संकेत है कि x इज इक्वल टू 1 फलन के निम्निष्ठ का बिंदु है। इसलिए दिए गए फलन के निम्निष्ठ का बिंदु, दिए गए फलन के निम्निष्ठ का बिंदु क्या है? x इज इक्वल टू 1 तथा x इज इक्वल टू 1 पर फलन का निम्निष्ठ मान f इज इक्वल टू 1, फलन में x की जगह 1 लिखना पड़ेगा। यहाँ 1 लिख दोगे बेटा तो ये क्या बनेगा? 3, यहाँ 1 लिख दोगे तो ये 4, यहाँ 1 लिख दोगे तो -12, +12 ये कैंसिल, और 4 और 3 कितना आ गया? 7। ठीक है, इस तरह से हमने क्या देखा कि फलन पर 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, 0, -2 और 1। 0 फलन के उच्चिष्ठ का बिंदु है, और इस बिंदु पर फलन का जो उच्चिष्ठ मान है वो 12 है। x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 1 दोनों ही फलन के निम्निष्ठ के बिंदु हैं। x इज इक्वल टू -2 पर फलन का निम्निष्ठ मान -20 है, और x इज इक्वल टू 1 पर फलन का निम्निष्ठ मान 7 है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो। देखो आंसर में भी उन्होंने दिया
x इज इक्वल टू 0 स्थानीय उच्चतम बिंदु है और स्थानीय उच्चतम मान 12 है, जबकि x बराबर 1 और x बराबर -2 स्थानीय निम्नतम बिंदु हैं। -2 और +1 दोनों स्थानीय न्यूनतम बिंदु है। स्थानीय न्यूनतम मान 7 और -20 है, 7 और -20 है। ठीक है, इस तरह से ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 32। आप प्लीज इसे भी नोट कर लें। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ओके, एग्जाम्पल नंबर 33 में बेटा आते हैं, लिखा हुआ है f(x) इज इक्वल टू 2x³ - 6x² + 6x + 5 द्वारा प्रदत्त फलन f के सभी स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम के सभी बिंदु ज्ञात करिए। बेटा सेम यही क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल नंबर 30 पे सॉल्व किया हुआ है, आप देख लीजिए वहां से, इसलिए मैं इसको दोबारा कैलकुलेट नहीं करूंगा। ये है एग्जाम्पल नंबर 33 और इसमें भी फंक्शन सेम वही है, 2x³ - 6x² + 6x + 5 और ये आपको करना है सेम एज क्वेश्चन नंबर 30। जैसे कि एग्जांपल नंबर 30 आपने किया है, सेम उसी तरह से आपको करना है, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूं। इसके बाद 34 नंबर पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल 34, ठीक है। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन लिखा है ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात करिए जिनका योग 15 है और जिनके वर्गों का योग न्यूनतम है। अब ये शब्दों में लिखी हुई समस्याएं बेटा आ गई हैं, इन्हें हम मैथमेटिक्स की भाषा में वर्ड्स प्रॉब्लम बोलते हैं। मैथमेटिक्स की वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एक चीज़ का आप हमेशा याद रखेंगे, क्वेश्चन को पढ़िए, जो चीज़ आपको ज्ञात करनी है वो ज्ञात करिए, लेकिन एक चीज़ का हमेशा याद रखें कि क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे होंगे उसमें बीच में कहीं ना कहीं एक जगह पर ये जरूर कहा जाएगा कि जैसे लिखा है कि इस क्वेश्चन में लिखा है कि जिनके वर्गों का योग न्यूनतम हो। ध्यान आपको इतना रखना है, जिस चीज़ के लिए, जिस क्वांटिटी के लिए, जिस राशि के लिए वो बोल देंगे कि ये चीज़ न्यूनतम हो या ये चीज़ उच्चतम हो, आप याद रखें वही आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा। जैसे अभी आपने इतने सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए, 26 से लेकर 33 नंबर तक एग्जाम्पल जो सॉल्व किए, सब में कोई ना कोई एक्सप्रेशन दिया जाता था, जैसे इसमें ये दिया गया है, और इसी से आप अपना क्वेश्चन आगे बढ़ाना शुरू करते थे ना। तो मैं वो चीज़ बता रहा हूँ कि जब प्रॉब्लम्स वर्ड्स प्रॉब्लम होंगी मैथमेटिक्स में, जिस तरीके की प्रॉब्लम 34 नंबर की प्रॉब्लम है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि क्वेश्चन पढ़िए और गौर से पढ़िए उसको, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये सोचिए, ये अंदाज़ा लगाइए, समझने की कोशिश करिए कि इस पूरे क्वेश्चन में किस चीज़ के बारे में बोला गया है, किस राशि के बारे में बोला गया है कि ये राशि या ये चीज़ न्यूनतम हो या ये चीज़ उच्चतम हो। जिसके बारे में भी बोल दिया जाए कि ये न्यूनतम हो या ये उच्चतम हो, बस उसी को पकड़ लीजिए और उसी को आप अपना एक्सप्रेशन बना लीजिए, वही आपका एक्सप्रेशन बन जाया करेगा। तो अभी तक 26 नंबर एग्जाम्पल से लेकर एग्जाम्पल नंबर 33 तक एक्सप्रेशन आपको बनाने नहीं पड़ते थे, बल्कि एक्सप्रेशन आपको दिए रहते थे। वो जो एक्सप्रेशन होते थे वो एक्सप्रेशंस आपको दिए रहते थे, आपको एक्सप्रेशंस बनाने नहीं पड़ते थे। लेकिन जो वर्ड्स प्रॉब्लम होंगी उनमें खुद आपको क्वेश्चन पढ़ के अपने एक्सप्रेशंस मेकअप करने पड़ेंगे, और उसके लिए मैंने सबसे इजी मेथड बताया। क्या इजी मेथड बता दिया हमने? आपको याद रखना है, क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ने के बाद ये समझने की कोशिश करें कि कौन सी राशि क्या चीज़ के बारे में बोला कि उच्चतम होना चाहिए, न्यूनतम हो, जिसके बारे में बोल दें उच्चतम हो या न्यूनतम, कुछ भी बोले, चाहे उच्चतम कह दें या न्यूनतम कह दें, उसी को पकड़ के अपना एक्सप्रेशन बना लो बस आप। अब मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। लिखा है ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात करिए जिनका योग 15 है। तो इस लाइन को पढ़कर तो मैं पहले ही यहां पर लिख सकता हूं, माना पहली धन संख्या
x तथा दूसरी धन संख्या 15 माइनस एक्स। अब आप देखो शर्त क्या है कि ऐसी दो धन संख्या चाहिए जिनका योग 15 होना चाहिए। आप देखो इनका योग करके देखो, तो जब आप इसको जोड़ के देखोगे दोनों को तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, जोड़ कितना आ जाएगा, प्लस 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये दो राशियां ऐसी धन संख्याएं हैं जिनका योग 15 है। ये शर्त हमने फुलफिल कर दी। अब आगे हम पढ़ते लिखा जिनके वर्गों का योग न्यूनतम हो। लीजिए बन गया, क्या चीज न्यूनतम हो, उन्होंने बोला इन दोनों के वर्गों का योग न्यूनतम हो। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि जिस चीज के बारे में वो कह देंगे कि न्यूनतम हो या अधिकतम हो, उसी को हम पकड़ के अपना फलन बना लेंगे। ठीक है, तो वर्गों का योग न्यूनतम दिया है, तो माना एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या चीज न्यूनतम हो, दोनों धन संख्याओं के वर्गों का योग। इसका भी वर्ग करिए, इसका भी वर्ग करिए, फिर दोनों के वर्गों का योग कर दीजिए, तो ये कुछ इस तरह का मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो पहली संख्या के वर्ग दूसरी संख्या के वर्गों का क्या कर दिया हमने, योग कर दिया, और वो योग कितना दे रहे हैं, एफ एक्स। इसी को हमने अपना फलन बना लिया। अब जो काम ये एफ एक्स करता था वही ये एफ एक्स करेगा। हाँ, लेकिन हमको दिखाना कैसा है, इसको न्यूनतम दिखाना है, तो ठीक है न्यूनतम दिखाएंगे। इसको सॉल्व करिए सबसे पहले। तो तरीका क्या होता है, पहले तो अवकलन निकालेंगे, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स कैसे निकाला, इसको डिफ्रेंशिएट करना, इसको करेंगे तो 2x, इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 2 15 माइनस एक्स, और 15 माइनस एक्स का करने जाओगे तो -1, ये और आ जाएगा। इस तरह से एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई 2x, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, -2 15 माइनस एक्स, ये एफ डैश एक्स की वैल्यू निकल करके आ गई। ये फंक्शन है, आप इसको एक मान लो, ये एफ डैश एक्स से आप 2 मान सकते। इसके बाद फलन पर क्रांतिक बिंदुओं के लिए फलन पर क्रांतिक बिंदुओं के लिए, तो फलन पर क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्या शर्त है, एफ डैश एक्स शुड बी इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स इज दिस 2x माइनस 2 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये 2x माइनस 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे -30, और प्लस 2x, -2 को -x से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 2x इज इक्वल टू 0। 2x और 2x कितना हो गया 4x, ये 30 आप उधर भेज दीजिए, x इज इक्वल टू आया 30/4, या x इज इक्वल टू 15/2। ये क्रिटिकल पॉइंट निकल करके आ गया। अब हमें f डबल डैश एक्स निकालना पड़ेगा। ये तो चेक करेंगे ना कि इस क्रिटिकल पॉइंट पर जो फंक्शन है वो न्यूनतम है भी कि नहीं है। अब f डबल डैश एक्स, अब आप जानने लगे कैसे निकाला जाता है, f डैश एक्स का अवकलन करके। इसका अगर अवकलन करेंगे 2x का तो 2 आएगा, -2, 15 माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो -1 आ जाएगा। इस तरह से f डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस प्लस हो जाएगा 4 आ जाएगा। f डबल डैश एक्स की 4 आ गई। अब x इज इक्वल टू 15/2 पर, x इज इक्वल टू 15/2 पर f डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, f डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या है 4। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है ना कि x बराबर 15/2 पर चाहिए ना हमको, तो f डबल डैश एक्स में x के स्थान पर 15/2 लिखना था, पर f डबल डैश एक्स में तो कहीं x है ही, अगर x नहीं है तो फिर x इज इक्वल 15/2 पर f डबल डैश एक्स की वैल्यू यही आ गई। और मैं पहले भी आपसे बहुत बार बोल रहा हूँ कि f डबल डैश एक्स की वैल्यू कितनी है मुझे इससे मतलब नहीं है, उस वैल्यू का साइन कैसा है मुझे इससे मतलब। तो x इज इक्वल टू 15/2 पर f डबल डैश एक्स का साइन क्या है, पॉजिटिव। इसलिए
x इज इक्वल टू 15/2 पर दिया गया फलन कैसा है, न्यूनतम है। पॉजिटिव वैल्यू आ गई ना, न्यूनतम है। अब उन्होंने तो वो संख्याएं ज्ञात करने का पूछा है। अब देखो हमने ये पता लगा लिया कि x इज इक्वल टू 15/2 पर दिया गया फलन न्यूनतम है, यानी कि दोनों धन संख्याओं के वर्गों का योग न्यूनतम है। अब ये हमने पता लगा लिया, प्रूफ कर दिया। अब हमें तो वैल्यू चाहिए, तो x की जगह पे ये वैल्यू लिख दो। इसलिए पहली धन संख्या क्या है, x, दैट इज इक्वल टू 15/2। दूसरी धन संख्या क्या है, दूसरी संख्या है 15 माइनस x। 15 में से x माइनस कर दो, 15 माइनस 15/2। अब 15 में से 15 का आधा माइनस कर दोगे तो 15 का आधा ही बचेगा। इसका मतलब है जो अभीष्ट धन संख्याएं हैं उनमें से पहली 15/2 है, दूसरी भी 15/2 है। दोनों अभीष्ट धन संख्याएं 15/2 हैं। और ये हमारे क्वेश्चन की पूरी शर्तें करती हैं। इन दोनों का योग 15 आएगा और दोनों के वर्गों का योगफल भी अधिकतम नहीं, दोनों के वर्गों का योगफल भी न्यूनतम रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो, तो इन क्वेश्चंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ करके समझना। जिसके लिए भी बोल दिया जाए कि न्यूनतम हो या अधिकतम हो, उसी को अपना फलन बना दीजिए आप। और फलन बनाने के बाद पूरा कैलकुलेशन वही सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पे लिया हमने इसको, और जब ये प्रूफ हो गया कि दिया गया फलन न्यूनतम है, तो हमको पता लग गया कि x बराबर 15/2 यही x का अभीष्ट मान होगा, क्योंकि क्वेश्चन में न्यूनतम बोला और न्यूनतम करके दिखा दिया। अब जब ये प्रूफ हो जाएगा, उसके बाद आप बड़ी आसानी से पहली धन संख्या और दूसरी धन संख्या निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया बेटा, ये हमने क्वेश्चन कर लिया क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद आप इसे नोट कर लें। हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 35, एग्जाम्पल नंबर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा एग्जाम्पल नंबर 35। लिखा हुआ बिंदु 0, C से परवलय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की न्यूनतम दूरी ज्ञात करिए, जहां 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू c इज लेस देन और इक्वल टू 5। देखिए, मैं क्वेश्चन आपको फिर से समझाता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। ये परवलय की इक्वेशन है, ये एक बिंदु दिया गया है हमको। मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा, क्वेश्चन में जिसके लिए ये बोल दिया जाए कि ये चीज आपको दी गई है, गिवन ऑलरेडी दिया गया है, वो हमेशा क्वेश्चन में कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसको आपको याद रखना है। जैसे उन्होंने बोला कि ये एक बिंदु दिया गया है 0, C, इसलिए जो C होगा, अब 0 तो 0 ही, उसका तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो C आप देख रहे हैं, क्योंकि ये दिए गए बिंदु में, इसलिए C जो होगा ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। इससे आपको सबको याद रखना है। तो दो बातें, जिसके लिए बोला जाएगा कि ये दिया है वो कांस्टेंट, और जिसको न्यूनतम या उच्चतम दिखाना होगा उसका फलन बनाया करेंगे हम। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है, उन्होंने बोला कि जो दिया गया बिंदु है, इस बिंदु से परवलय की न्यूनतम दूरी ज्ञात करिए। मतलब इस बिंदु और परवलय के बीच की वो वाली दूरी ज्ञात करो जो सबसे छोटी दूरी है। अब उसके लिए आप जानते हैं हमको क्या करना पड़ेगा, परवलय तो ये y एक्सिस पर ऐसा बना रहेगा। परवलय पर तो अब एक दिए गए बिंदु से परवलय की न्यूनतम दूरी, तो परवलय के जिस बिंदु से इस बिंदु की दूरी न्यूनतम होगी, परवलय का वो बिंदु तो कोई बिंदु होगा ना, परवलय पर वो बिंदु मैं मान लेता हूँ, परवलय पर वो बिंदु मुझे कुछ मानना पड़ेगा, वो बिंदु मैं मान लेता हूँ h, k। जैसे मैं एक छोटा सा चित्र आपको बना के दिखा, आप ध्यान से देखिए, ये x है, x डैश है, y और ये y डैश, ये 0, 0, C, यहाँ पर कोई पॉइंट हो y एक्सिस पर 0, C। अच्छा, ये y बराबर x या x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay।
ऐसा ये कोई परवलय होगा इस तरह से। अब इस बिंदु से परवलय की न्यूनतम दूरी आपको पता लगानी है। उसके लिए देखो, यहाँ से आप परवलय के इस बिंदु को मिलाओगे, इस बिंदु को मिलाओ, ऐसा अलग अलग बिंदुओं पर मिला के देखो। आप महसूस करोगे कि परवलय के यहाँ पर जब हम मिलाएंगे तो ये डिस्टेंस सबसे छोटी आ सकती है। ये डिस्टेंस इससे भी छोटी है मुझे लगता है। तो यहाँ पर मिलाने से डिस्टेंस छोटी आ सकती है, यानी कि कहीं ना कहीं तो 0, C से परवलय को मिलाना पड़ेगा आपको। अब क्योंकि ये पॉइंट तो हमको मालूम नहीं है, तो ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ कि ये पॉइंट क्या है, H, K है पॉइंट, ये हम मान लेते हैं। तो सबसे पहले माना और देखिए, अगर इस पॉइंट को यहाँ कहीं से मिलाते तो ये डिस्टेंस लंबी पड़ जाती, यहाँ मिलाएंगे तो ये भी इसकी तुलना में थोड़ी लंबी पड़ेगी जाकर के। मुझे न्यूनतम दूरी चाहिए तो मैंने ये मिला दिया। तो माना परवलय पर अभीष्ट बिंदु H, K है। बेटा अब आप जानते हैं कि अगर कोई बिंदु परवलय पर है तो वो बिंदु परवलय को संतुष्ट करेगा। माना परवलय पर अभीष्ट बिंदु H, K है, इसलिए बिंदु H, K परवलय y = x² को अवश्य संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करा देते हैं, x की जगह h, y की जगह पर k, y की जगह k, x की जगह पर h, k = h। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमको क्या करना है, हमको तो इस बिंदु से परवलय की न्यूनतम दूरी चाहिए। तो मैं कहता हूँ ये हूँ कि बिंदु 0, C से परवलय पर स्थित बिंदु H, K की दूरी। अब बिंदु 0, C से बिंदु 0, C से परवलय पर स्थित बिंदु 0, C से परवलय पर स्थित बिंदु H, K की दूरी। 0, C से परवलय पर स्थित बिंदु H, K की दूरी, यानी कि इन दो बिंदुओं के बीच की हमको दूरी चाहिए। कैपिटल D मान लो, स्मॉल d आप मान लो, जो मर्जी आप मान लो। दोनों के बीच की दूरी निकालिए। दूरी का सूत्र दो बिंदुओं की आप जानते हैं, √x1 - x2² y1 - y2², √x1 - x2² तो h - 0 होल स्क्वायर प्लस √k - c², ऐसा आ गया। ठीक है, तो ये दोनों के बीच की दूरी आ गई। अब क्वेश्चन में देखिए, अचर क्या, c कांस्टेंट है, h और k वेरिएबल है। हमारा एक्सप्रेशन कौन है, फलन कौन है जिसको हम दिखाना चाहते कि वो न्यूनतम है कि उच्चतम है। आप देखें, यही हमारा फलन है। क्यों, उन्होंने क्या बोला, x² की न्यूनतम दूरी ज्ञात करिए। किसका न्यूनतम होना जरूरी है, आंसर है दूरी का न्यूनतम होना जरूरी है। तो ये जो दूरी आई है ना, इसे हमें न्यूनतम दिखाना है। बात समझ आई आपको? तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा। c अचर है, ये दोनों वेरिएबल है, ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएंगे। अब क्योंकि अंडर रूट वगैरह लगा है, मैं चाहता हूं, क्योंकि एक्सप्रेशन इसका अवकलन वगैरह करना पड़ेगा हमको, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इजी बन जाए, और इसको इजी बनाने के लिए मैं इसका वर्ग कर देता हूं दोनों पक्षों में। वर्ग करने पर तो ये क्या हो जाए, d² = h² प्लस k - c होल स्क्वायर। ठीक, आप चाहें तो अब देखो एक प्रॉब्लम और आएगी। वर्ड्स प्रॉब्लम के लिए दो बातें हम पहले ही आपको बता चुके हैं। पहली बात ये
कि जिसके बारे में बोला जाएगा कि दिया गया है वो चीज़ कांस्टेंट की तरह ट्रीट की जाएगी। दूसरी बात ये कि जिसको अधिकतम या न्यूनतम हमें दिखाना होगा वही हमारा फलन बनेगा। इसमें ये दिया गया है तो सी अचर रहेगा, दूरी न्यूनतम होनी चाहिए तो दूरी को हम अपना फलन बना लेंगे। तीसरी चीज मैं जो आपको बताना चाहता हूं ये कि अभी भी इसमें देखो कांस्टेंट एक है लेकिन वेरिएबल दो है, एच और के दोनों वेरिएबल हैं। जब तक आपका एक्सप्रेशन में सिंगल वेरिएबल नहीं रह जाएगा तब तक आप इसके प्रोसेस को नहीं बनाएंगे। तो कुछ भी कोशिश करिए, बस आप कोशिश ये करिए कि आपके क्वेश्चन में एक सिंगल वेरिएबल बचे। जैसे एच और के अभी दोनों हैं, आप कुछ ऐसा करो कि या तो एच सब पूरे में के में बन जाए इक्वेशन, या तो पूरी इक्वेशन एच में बन जाए, चाहे जिसमें आप कर लो। उससे कोई वो नहीं है कि यार नहीं एच में होना चाहिए के में होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आप चाहे तो पूरी इक्वेशन अपने के वेरिएबल के में बना लो या पूरी इक्वेशन वेरिएबल एच में आप बना लो। आप चाहे तो एच स्क्वायर की जगह के लिख दें यहाँ पर, और या आप चाहे तो इस के की जगह एच स्क्वायर लिख दें। तो मुझे लगता है एच स्क्वायर की जगह के लिखना ज़्यादा उचित रहेगा। एच स्क्वायर की जगह मैं के लिख देता हूँ। देखो ना एच स्क्वायर की वैल्यू के है तो ये मैंने के लिख दिया। ओ एच स्क्वायर की जगह के लिख देंगे ना, पूरा एच स्क्वायर की जगह के स्क्वायर नहीं लगाना, फिर उसके बाद प्लस के माइनस सी होल स्क्वायर। अब सिंगल वेरिएबल में आ गया। प्रॉब्लम ये है कि इधर डी स्क्वायर है। एक काम करते हैं, इसको हम वाई मान लेते हैं। देखो ऐसा करने से हमें कोई हर्ज नहीं है। आपको डी को ही तो न्यूनतम दिखाना है, कोई बात नहीं, आप ध्यान से। अगर अब इसको हम y लेकर सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, अगर हमारा y न्यूनतम आएगा तो d भी तो न्यूनतम आ जाएगा, अगर y अधिकतम आएगा तो d अधिकतम आ जाएगा। हमें फिर से हमें किसको न्यूनतम दिखाना है? दूरी अर्थात d को न्यूनतम दिखाना है। लेकिन d में लगा है स्क्वायर, तो फिर मुझे इसका अवकलन वगैरह करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्वेश्चन और बड़ा होते जाएगा। तो मैंने इस डी स्क्वायर को क्या मान लिया? y। अब इसकी मदद से इसको सॉल्व करना बेहद इजी हो जाएगा। अब आप सोचोगे दिखाना तो डी को न्यूनतम है और आप तो y के पदों में हल, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आप खुद देखो ना, जब y न्यूनतम आ जाएगा आपको नहीं लगता उस समय d भी न्यूनतम होगा अनुक्रमानुपात में दोनों, और जब y अधिकतम होगा तो d भी अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, तो जब y न्यूनतम होगा तो डी स्क्वायर न्यूनतम होगा अर्थात d भी न्यूनतम होगा। बस ये लॉजिक इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन इसकी मदद से सॉल्व करना बेहद ईजी हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू क्या हो गया? k प्लस के माइनस सी होल स्क्वायर। तो अब तक तीन बातें हमको याद रखें, तीन चार बातें हो चुकी। पहला, जो चीज दी जाएगी वो कांस्टेंट मानी जाएगी। दूसरा, जिसको न्यूनतम या उच्चतम दिखाना होगा वो हमारा फलन बन जाया करेगा, एक्सप्रेशन बन जाया करेगा, जिसके आगे के हम प्रोसेस उसके साथ बढ़ाएंगे। तीसरी चीज ये कि हमारा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन एक सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए, एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। चौथी बात ये कि अगर कहीं स्क्वायर है, अंडर रूट है, तो आप उसको हटा लीजिए और उसको कुछ मान लो, मान करके सॉल्व कर लो। क्यों? क्योंकि अगर y न्यूनतम है तो डी स्क्वायर न्यूनतम है, अगर डी स्क्वायर न्यूनतम है मतलब डी न्यूनतम है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बड़ा आसान होगा। अब ये फाइनल एक्सप्रेशन हम बना के ले आए। अब हम इसके साथ वही काम करेंगे जो हम बाकी क्वेश्चंस के साथ कर रहे थे। तो देखिए कैसे करेंगे। k के सापेक्ष, वेरिएबल k है ना, k के सापेक्ष अवकलन करेंगे। k के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा? डी डी के ऑफ y इज इक्वल टू, इसका 1 हो जाएगा, इसका होगा 2 k माइनस सी, और फिर k माइनस सी का 1 आ जाएगा। अब क्रांतिक बिंदुओं के लिए डी डी के ऑफ y शुड बी इक्वल टू 0। डी डी के ऑफ y की ये वैल्यू 1
प्लस 2k माइनस सी इज इक्वल टू 0, ये 1 प्लस 2k माइनस 2c इज इक्वल टू 0, k निकालना है तो 2k इज इक्वल टू 2c माइनस 1, ये उधर जाके प्लस हो गया, 1 माइनस हो गया, देन k इज इक्वल टू 2c माइनस 1 अपॉन 2, ये k की वैल्यू आ गई। अब क्रिटिकल पॉइंट हमको मिल गया। अब इसके बाद हमको डी स्क्वायर वाई बाई डी के स्क्वायर चाहिए, तो वो फाइंड आउट करते हैं। अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी के स्क्वायर कैसे करेंगे, इसको अवकलन करेंगे। इसका जब अवकलन करेंगे के के रिस्पेक्ट में तो 1 का 0 हो जाएगा प्लस 2, आप इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इसे इक्वेशन नंबर आप 2 मान लीजिए। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी के स्क्वायर निकालने के लिए इसको के के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, तो 1 का के के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया प्लस 2, के माइनस सी का अवकल गुणांक 1 आ गया। इस तरह से डी स्क्वायर वाई बाई डी के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब हमें तो इस के पर चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट पर, इसलिए k इज इक्वल टू 2c माइनस 1 बाई 2 पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी के स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी के स्क्वायर में k के स्थान पर 2c माइनस 1 बाई 2 लिखिए, लेकिन हम देख क्या रहे हैं इसमें कहीं पर k है ही नहीं, इसलिए यही 2 वैल्यू इसकी आ जाएगी। और मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि डबल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मान कितना आता है इससे हमें मतलब नहीं है, मान का निशान कैसे आता है इससे हमें मतलब है। निशान कैसा है, पॉजिटिव। इसका पॉजिटिव आना इस बात का संकेत है कि k इज इक्वल टू 2c माइनस 1 बाई 2 पर दूरी न्यूनतम है, दी गई दूरी न्यूनतम है। अगर दूरी न्यूनतम है, अब देखो उन्होंने जो कहा था वो हमने प्रूफ कर दिया, न्यूनतम दूरी ज्ञात करिए, तो ये बात हमने करके दिखा दिया कि दूरी कैसी है, न्यूनतम है। अब अगर न्यूनतम दूरी है तो वो न्यूनतम दूरी भी आपको ज्ञात करनी है, लेकिन ये न्यूनतम दूरी ज्ञात करिए। न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, इसका मतलब डिस्टेंस कहाँ पर आई, डिस्टेंस का तो ये है, जब यहाँ लिखोगे आप तो डिस्टेंस आपको पता लग जाएगी। अब अगर आपको न्यूनतम दूरी पता लगानी है तो ये वैल्यूज यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। इसलिए न्यूनतम दूरी के लिए क्या करना चाहिए, हमको दूरी के सूत्र में रखना चाहिए। दूरी का सूत्र क्या है, अंडर रूट h स्क्वेयर प्लस k माइनस सी होल स्क्वेयर। d इज इक्वल टू h स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख देंगे, h स्क्वायर की जगह पर हम k लिख देंगे, तो अंडर रूट k प्लस k माइनस सी का होल स्क्वायर। वैल्यू लिखिए, k की जगह पर ये वैल्यू लिखी जाएगी 2c माइनस 1 बाई 2, k माइनस सी, तो k की जगह तो ये वैल्यू लिख देंगे हम 2c माइनस 1 बाई 2 और माइनस सी, और जो आएगा उसका होल स्क्वायर। ठीक, तो d इज इक्वल टू अंडर रूट 2c माइनस 1 बाई 2 प्लस, इसको बेटा जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा भैया, देखो प्लस 2c माइनस 1 माइनस 2c बाई 2 होल स्क्वायर। इसके नीचे एक मानेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2c माइनस 1 माइनस 2c अपॉन 2 होल स्क्वायर, माइनस 2c से प्लस 2c कैंसल, अंडर रूट 2c माइनस 1 बाई 2 प्लस माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर करोगे तो 1 बाई 4। अब इसमें आप 4 एलसीएम कर लीजिए, तो 2 दूना 4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4c माइनस 2 प्लस 1, इस तरह से जब 4c माइनस 1 अपॉन 4, ये न्यूनतम दूरी की वैल्यू निकल करके अंडर रूट 4c माइनस 1 बाई 4। ठीक है, ये मिनिमम डिस्टेंस आ गई आपकी। तो जो वर्ड्स प्रॉब्लम होंगी वो क्वेश्चन थोड़े से बिग साइज के हुआ करेंगे। देखो
लेकिन आप उससे घबराइए नहीं, बिग साइज के होंगे, लेकिन इनके क्वेश्चंस में सबसे अच्छी बात तो ये है ना कि सबके सॉल्व करने का मेथड एक ही है। बस वो 2-4 बातें आप सभी बच्चों को याद रखनी जो मैंने बताई। मैं इस क्वेश्चन को बताने से पहले फिर से एक बार आपको रिवाइज करा दूं चलने से पहले कि जो क्वेश्चन में दिया गया होगा वो अचर होगा, जिसको न्यूनतम या उच्चतम दिखाना होगा वही फलन बनेगा हमारा। जब फलन बने तो वो पूरा का पूरा फंक्शन एक सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए। डबल वेरिएबल में होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, आप अवकलन नहीं कर पाओगे। इसके बाद जो पूछा जा रहा है वहीं पर, जैसे यहां पर हमसे पूछा गया, जब मैंने ये करके दिखा दिया कि k की इस वैल्यू के लिए दूरी कैसी है, न्यूनतम, तो अब हमको ये पक्का भरोसा हो गया कि अगर मैं दूरी के सूत्र में k की ये वैल्यू लिख दूंगा तो जो भी दूरी ये निकलेगी वो कैसी दूरी आएगी, न्यूनतम। तो जैसे ही मुझे ये पता चला कि k की इस वैल्यू के लिए दूरी न्यूनतम है, अब मैं तुरंत न्यूनतम दूरी निकाल के बता सकता हूँ। और उसके लिए मैंने k की जगह पर यही वैल्यू अप्लाई कर दी और सॉल्व करके दिखाया, तो न्यूनतम दूरी निकल करके मिल गई, देखो हमें। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन हुआ करेगा। अब इस तरीके के आप 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपको और अच्छे से आइडिया बन जाएगा। इसके बाद आप नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 36। ओके बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 36 है। मान लीजिए कि बिंदु ए और बी पर क्रमशः ए पी तथा बी क्यू दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं। ठीक, यदि ए पी इज इक्वल टू 16 मीटर, बी क्यू 22 मीटर, यानी कि जो पहला वाला स्तंभ है वो 16 मीटर है और दूसरा वाला स्तंभ 22 मीटर है, मतलब ये पहला वाला छोटा दूसरा वाला बड़ा है। ए बी 20 मीटर है, ए और बी के बीच की दूरी 20 मीटर है। तो ए बी पर एक ऐसा बिंदु आर ज्ञात कीजिए ताकि आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर न्यूनतम। लीजिए, सारी बातें तो मिल गई मुझे। अब देखो, क्वेश्चन के लास्ट में उन्होंने बोला कि आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर न्यूनतम। उन्होंने किसके लिए न्यूनतम बोला? आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर न्यूनतम, वो इसके लिए बोला। तो हम क्या करेंगे, इसी को हम अपना फलन बना लेंगे, क्योंकि इसी को न्यूनतम को शो करना है। तो ठीक है, पहले मैं फिगर बनाता हूं जैसा भी उन्होंने बोला हुआ है। कहीं पर समतल पर ऐसा दो बिंदु हैं, एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी। ए और बी पर ए पी और बी क्यू दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं। एक स्तंभ है ए पी ऊर्ध्वाधर स्तंभ, एक बी क्यू स्तंभ है ऊर्ध्वाधर। बी क्यू ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ऐसे। ओके, अच्छा, जो ए पी है वो 16 मीटर है, जो बी क्यू है वो 22 मीटर है। अब उन्होंने बोला ए बी पर, ये ए बी है, ए बी पर एक ऐसा बिंदु आर ज्ञात करिए ताकि आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर न्यूनतम हो। एक बिंदु आपको आर ज्ञात करना है ए बी पर, तो कहीं पर भी मान लो, माना ए बी पर बिंदु आर ये है, और ये भी मान लिया कि यहाँ से इधर तक का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है x। तो बेटा अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा बताइए? टोटल, ए बी की वैल्यू भी दी है, ए बी 20 मीटर है टोटल जो ये ए से बी तक का डिस्टेंस दिया गया है, ये टोटल डिस्टेंस है 20 मीटर। अब अगर ये x मीटर है तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा 20 माइनस x। समझ गए कि अगर पूरा 20 मीटर है, उसमें अगर ये x है तो ये 20 माइनस x ही तो बचेगा बेटा, ये चीज़ आ गई। अब सारी बातें हमको मिल गई। अब उन्होंने बोला ऐसा बिंदु r ज्ञात करिए ताकि आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर न्यूनतम हो। आर पी, ये आर पी है, आर क्यू, ये आर क्यू है। न्यूनतम जिसको दिखाना है वही हमारा फलन बन जाएगा। तो माना y इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर न्यूनतम हो, और जिसे न्यूनतम दिखाना है वो इसी को हम अपना y मान लेंगे, एफ एक्स मान लें, कुछ भी मान लें, आप इसी को अपना फलन बना लो। अब आर पी स्क्वायर, थोड़ा याद करिए, आर पी स्क्वायर आपको नहीं लगता ये अगर ऊर्ध्वाधर स्तंभ है तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये भी ऊर्ध्वाधर स्तंभ है तो ये भी एंगल 90 डिग्री होगा। आर पी स्क्वायर आर क्यू स्क्वायर, थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा,
आरपी जो स्क्वायर है, आपको देखते हैं ये समकोण त्रिभुज है और ये समकोण त्रिभुज का कर्ण है। अगर कर्ण है तो आरपी स्क्वायर बराबर आर ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। तो आरपी स्क्वायर की जगह क्या लिखा जा सकता है? एक्स स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आरपी स्क्वायर बराबर 16 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 16 का स्क्वायर करेंगे 256 और ये एक्स स्क्वायर कर देंगे प्लस आर क्यूब स्क्वायर। इसी तरह से आर क्यूब स्क्वायर, ये भी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 22 का स्क्वायर करेंगे 484 प्लस आधार का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना बनेगा? 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये बना हमारा फलन। क्या फलन बना? 256 और 484। 6 4 10 हासिल लगा 1, 8 5 13 1 14 हासिल लगा 1, 4 2 6 1 7 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा फलन है। और देखिए इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि पूरा का पूरा फलन एक सिंगल वेरिएबल एक्स पर बेस्ड है, एक्स पर डिपेंड करता है। बस इसके आगे के प्रोसीजर हम पूरा यही करना शुरू कर देंगे। तो क्या करेंगे? एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स ऑफ वाई, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। इसको बताना ये है, एक बिंदु आर ज्ञात करिए ताकि आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर न्यूनतम हो। आर की लोकेशन बतानी, मतलब एक्स की वैल्यू बतानी, ये आप समझ लो। पहले इसको एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करिए। 740 का 0 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x, 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 2 इंटू 20 माइनस एक्स और फिर 20 माइनस एक्स का करेंगे -1 और आ जाएगा। इस तरह से डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू बेटा आ गई 2x। ये -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 को इससे मल्टीप्लाई करिए, -40, -2 को -x से करिए प्लस 2x। इस तरह से डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आ गई 4x माइनस 40। ठीक, अच्छा ये आ गया। अब उसके बाद क्या करना पड़ता है? क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्रांतिक बिंदुओं के लिए डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। इससे आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ये लिखेंगे 4x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, देन 4x इज इक्वल टू 40 एंड x इज इक्वल टू 10। ये क्रिटिकल पॉइंट मिला मुझे। अब सबसे पहले ये दिखाना पड़ेगा कि आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर अर्थात y कैसा है? न्यूनतम है। ठीक है, चलिए तो शो करेंगे। इसके लिए हमको इसका डबल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट चाहिए। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अब आप जानते हो कैसे निकालेंगे? इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका तो बस 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे, अब x इज इक्वल टू 10 पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, कि जब x की वैल्यू 10 होगी उस वक्त डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 4 ही होगी, क्योंकि इसमें x तो है नहीं। वैल्यू कितनी है इससे हमें कम मतलब है, वैल्यू का निशान कैसा है इससे हमें ज़्यादा मतलब है। तो पॉजिटिव आ रही, इसलिए x इज इक्वल टू 10 पर y, देखो ना x इज इक्वल टू 10 पर y अर्थात आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यूब स्क्वायर, y अर्थात आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर का मान कैसा है? पॉजिटिव आया ना, डबल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट न्यूनतम है। ठीक, अगर ये मान न्यूनतम है तो एक बात हमने क्लियर कर दी कि मान तो न्यूनतम हो गया, लेकिन कब न्यूनतम है? उस वक्त न्यूनतम है जब x की वैल्यू 10 है। ठीक है, अब हमें r की लोकेशन के लिए या तो इधर से दूरी बता दो या इधर से दूरी बता दो। x a की ओर से कितनी दूरी पर? x दूरी पर अर्थात 10 मीटर की दूरी पर है। इसलिए r की जो स्थिति है वो a की ओर से 10 मीटर दूर पर।
ये स्थिति है आर की। क्वेश्चन में इन्होंने बोला ए आर एक्स इज इक्वल टू 10 मीटर बस। तो ये मतलब कि आर की ऐसी स्थिति बतानी थी जिसके लिए आर पी स्क्वायर पास के प्लस आर की स्क्वायर न्यूनतम भी हो, न्यूनतम करके दिखा दिया। और उसके बाद आर की लोकेशन बतानी थी, तो ए की तरफ से कितनी दूरी पर ये पड़ेगा, 10 मीटर दूरी पर पड़ेगा, बस हो गया। तो ये हमने कर लिया कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। तो बेटा आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 36 तक ही रख लेते हैं। इसके बाद और भी एग्जाम्पल्स हम इसके सॉल्व करेंगे क्योंकि 41 एग्जाम्पल्स हैं, तो और भी इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, लेकिन अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। ओके, थैंक यू।